बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, राबिया इरफान नावल पंछी अज़हरा आयशा किस्त नंबर 19 के साथ हाज़िर खिदमत है। सामीन मोहतरम, आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही हूँ। आज हम इसकी मेगा एपिसोड पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है आज की किस्त सुनकर आप बहुत खुश होंगे। आपको एक साथ ही बहुत ज़्यादा नावल सुनने को मिल जाएगा। वो दीदी जल्द ही आपको लौटा दूंगी, वो मिन्नत कर रही थी। लेकिन करोगी क्या? वो उसे घूर रही थी। एक कारोबार में लगाना चाहती हूँ, झूठ बोल रही थी। क्या कारोबार है? मगर अभी 2 दिन पहले तो तुम आई हो यहाँ, फिर ये कारोबार। उनका सर फिर गया। दीदी, मैं और यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां हैं। अरे वही जो रोज सामने वाले पार्क में आती हैं। वो कल बातें कर रही थीं कि कपड़े सीने का काम करेंगे। मैंने कहा मुझे भी शामिल कर लो। पहले तो वो मान ही नहीं रही थी, मगर जब मैंने आपका बताया तो वो मान गई। वो मिलेंगी आपसे। पंछी जाने क्या अलाप शलाप बोल रही थी, क्या अनाप शनाप बोल रही थी। अच्छा भाई, तुम छानबीन करके ही रुपया देना, वरना बाद में पता चले कि वो फ्रॉड करके चली गई। दीदी ने उसे रकम दे दी। जी दीदी, आपका बड़ा एहसान है, मैं जल्द ही लौटा दूंगी, आप फिक्र मत कीजिएगा। वो खुशी खुशी बोल रही थी। अरे इस आश्रम की हर लड़की ही मेरी बहन और बेटी है। शुक्रिया की क्या बात है दीदी। दीदी बहुत मासूम और दूसरों पर भरोसा करने वाली थी। कृष्णा कृष्णा वो दुकान के पास खड़ी सरगोशी में उसे पुकार रही थी। जी 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 दीदी, आ गया। वो मफलर में मुंह लपेट कर आया। चली, वो बोली। चलो चलो चलो, वो बोला। रात की तारीकी हर सू छाई हुई थी। ये तो पंछी थी। आज ये तो पंछी की किस्मत थी कि आज चांदनी ना थी, मगर फिर भी खतरा अभी भी मौजूद था, अपनी पूरी आबो ताब के साथ। गांव में सुकून था। कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती और फिजा के सुकून को छेड़ देती, वरना सुकून ही सुकून दिखता है। अब वो गांव से निकल आए थे। हर सू ठहराव और सहरा ही सहरा था। अब बॉर्डर पर लगी खारदार तार चमक रही थी और अंधेरे में नजर आ रही थी। इंडियन फौजी भी नजर आ रहे थे जो चहलकदमी कर रहे थे। देखो, तुम उस
गड्ढे के अंदर चली जाना और अंदर से टॉर्च लगाकर एक पूरा घंटा चलती रहना और फिर वहाँ से निकलना जहाँ लोहे का छोटा सा चकोर ढक्कन लगा हुआ है, उस पर 5 लिखा होगा और तुम बैटरी और घड़ी लाई हो ना। कृष्णा रेत को खोदकर ढक्कन की जगह से रेत हटाकर साथ में उसे हिदायत भी कर रहा था। हाँ लाई हूँ, और ये लो 20,000, पूरे 20,000 हैं। और हाँ, तुम ऊपर से इसी तरह इसी ढक्कन पर रेत ज़रूर डाल देना। पंछी ने सुरंग में छलांग लगाकर आखिरी बार उसे देखा और आखिर में कहा, कृष्णा धन्यवाद। कृष्णा ने उसे बॉर्डर की खारदार तार से तकरीबन 2 मील पहले ही सुरंग में डाल दिया और फौज को तो बेचारी अभी तक बेखबर थी। कृष्णा बड़े इत्मीनान से उस ढक्कन को दोबारा रेत से भरकर चल दिया। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशी ही खुशी रक्सां थी। रोहमा निशात को पार्लर से आए हुए अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे। सारे घर वाले खुशी खुशी हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, बल्कि उसके साथ साथ मेहमान भी उन्हें सराह रहे थे। लाल दुपट्टे के साए तले एमन, सिद्रा बाजी और कुछ लड़कियां दुल्हन को स्टेज पर लेकर आ रही थीं। हल्के नारंगी रंग के लहंगे में जिस पर गोल्डन मोतियों का काम किया हुआ था, ज्वेलरी गोल्डन भी थी जिस पर खूबसूरत नारंगी रंग लगे हुए थे। बहुत ही खूबसूरत और पेचीदा डिज़ाइन रोहमा निशात के हसीन सरापे पर खूब सज रहे थे और ऊपर से रही सही कसर मेकअप ने निकाल दी थी। सेट किए हुए लंबे बाल उसने शानों पर डाल रखे थे जो उसको हूर बना रहे थे, यूं जैसे जन्नत से अल्लाह की रहमत के साए में मुस्कुराती हुई परी जमीन पर उतर आई हो। दुल्हन स्टेज पर बैठ चुकी थी। हर कोई बस उसकी बलाएं ले रहा था और अम्मी हर थोड़ी देर के बाद उस पर दुआ पढ़कर फूंक रही थी। बारात आ गई, बारात आ गई, ये नारा लगा और साथ ही एक धूम मच गई। शान ने ब्लैक शेरवानी ज़ेब तन की हुई थी जिस पर गोल्डन काम किया हुआ था। गला उसका नारंगी और गोल्डन के इम्तिजाज का था जो रोहमा निशात के जोड़े से मैच करता था। शान अपने खूबसूरत नकूश और सफ़ेद रंग की वजह से पहले ही हर दिल अजीज, मगर अब तो बस हर किसी की नज़र बार बार उस पर जाकर रुक जाती। निकाह हो चुका था। खाना खाने के बाद अब रुखसती का मरहला था। अजलाल ने कुरान उसके सर पर रखा। जाने क्यों
आज तक मुझे उसका मकसद और मतलब समझ न आया। हजारों दुआओं और आंसुओं की लड़ियों से लबरेज उसे रुखसत कर दिया गया। आज अरमान साहब खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। दरअसल शारिया की ये ख्वाहिश थी कि सोनल मुसलमान हो जाए और उस सिलसिले में वो और उसके अब्बू उसकी पूरी पूरी मदद करेंगे। अरमान साहब ने बेटी का एक और अरमान पूरा कर दिया। घुप अंधेरे में उसने टॉर्च ऑन की और चलने लगी। घड़ी देखकर वो चलती जा रही थी और साथ साथ दुआएं पढ़ रही थी। हर लम्हे पकड़े जाने का डर उसके दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। खैर, 1 घंटा मुसलसल चलने के बाद वो अपने मतलूबा मकाम तक बहिफाजत पहुंच चुकी थी। अब हर मरहले में सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात ही हों, ये भी तो मुमकिन नहीं है। शारिया खातून ने ये सोचकर रब्बे करीम का शुक्र अदा किया। ढक्कन खोलकर उसने सर बाहर निकाला और इर्द गिर्द देखा। सुबह की सफेदी हर सू फैलने में मगन थी। चरिंद परिंद गुनगुना रहे थे। हर सू फिजा में अजीब सी खुशबू रची हुई थी और हर सू मीठी मीठी आवाजें कानों में रस घोलती जा रही थीं, जो उसे बहुत सुरूर बख्श रही थीं। इलाही शुक्रिया, ये अल्फाज सुनकर वो सिर्फ इतना ही कह सकी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत ही खूबसूरत आवाज में कोई उस बयाबान सहरा में अजान दे रहा था। उसने जंप लगाया और गड्ढे से बाहर आ गई। ढक्कन बंद करके वो वहीं सजदा रेज हो गई। आंखों से आंसू रवा थे और जुबान शुक्र अदा कर रही थी कि आवाज आई, हैंड्स अप। उसने सजदे से सर उठाया और उठ खड़ी हुई। हाँ, तो कौन है वो? ऑफिसर ड्यूटी पर मामूर फौजी से पूछ रहा था। सर कहती है मैं पाक फिजाया की पायलट हूँ, अपने किसी बड़े से मेरी बात कराओ, वो बोला। ऑफिसर हैरान था। एक तो बॉर्डर के इतने करीब से लड़की मिली है और ऊपर से कहती है कि फिजाया से है। वह उठ खड़ा हुआ। अस्सलामुअलैकुम। ऑफिसर ने बगौर उसका जायजा लिया, जो आराम से पानी पी रही थी, और कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम फाइटर पायलट शारिया खातून है। मैं पड़ोसी मुल्क से बॉर्डर क्रॉस करके आई हूँ। मेरी तफ्तीश करने से पहले आप वो सुरंग बंद करें जो मैं क्रॉस करके आई हूँ। वो बड़े आराम से ऑफिसर के तोते उड़ा रही थी। क्या सुरंग? मगर कहाँ है? ऑफिसर ने अपने जूनियर्स और उन्होंने ऑफिसर की तरफ आंखें फाड़कर देखा।
जी, जहां से आप मुझे लेकर आए हैं वहां से, वो बड़े तासुफ से बोली। जी, तो आप ये बताएं कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? ऑफिसर ने उस कमजोर सी लड़की को जिन समझकर पूछा। मगर मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप ही फाइटर ऑफिसर हैं जिनका प्लेन क्रैश हुआ है? ऑफिसर ने उसकी कहानी सुनने के बाद कहा। शारिया खातून अब खुद पर यकीन दिलवाने के लिए सर सिकंदर मिर्जा से राब्ता करने का मशवरा दे रही थी और उनसे नाश्ता करवाने का कह रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात क्यों ना हो, अपने तो अपने ही होते हैं। अब वो अपने अपनों के पास थी, बस हड्डियां दुख रही थीं, शायद थकन से। सर सिकंदर मिर्जा को बुलवा लिया गया था, मगर उन्हें मामले की संगीनी से मुताल्लिक अभी ना बताया गया था। सरे शाम सर सिकंदर के वहां पहुंचने पर उन्हें तमाम ब्रीफिंग दे दी गई। पहले तो वो भी यकीन ना कर रहे थे, मगर बाद में उन्होंने सबकी बात मान ली कि वो लड़की है या विश्वसा, और वो हर हरबा आजमाएगी, बस आप उसकी बातों में ना आइएगा। सर सिकंदर ब्रेन वॉशिंग के बाद कमरे की तरफ बढ़े। वहां वो थी। चाय की आवाज के साथ दरवाजा खुला और ऑफिसर नमूदार हुआ। मिस शारिया, आपसे मिलने मोहतरम सिकंदर मिर्जा आए हैं, वो कहकर चल दिया। वो सोफे पर दराज थी, उठकर बैठ गई। जो ही सर सिकंदर कमरे में दाखिल हुए, वो सकते में आ गए। शारिया खुद खुशी से उछल पड़ी और उन्हें सलाम करके बैठ गई। बाद में उठ खड़ी हुई, क्योंकि सर तो अभी तक खड़े ही थे ना। आप शारिया खातून, आप? आधे घंटे की ब्रेन वॉशिंग इतने बड़े ऑफिसर ने खाक में मिला दी। वो खुशी से चहक रहे थे। शारिया ने खासी बेतकल्लुफी से उनका सामना शायद जिंदगी में पहली बार किया था। खैर, उसने उन्हें पूरी दास्तान सुनाई, मगर आखिर में वो उस कहानी को किसी भी सूरत कबूल ना कर रहे थे। उन्होंने उस पर तो जाहिर ना किया, मगर हतमी तौर पर उसकी कहानी को ड्रामा ही समझते रहे। लेकिन उसकी आवाज़, बातें शारिया जैसी हैं, तो उसका जवाब ये बेहतर था जो अपने दिल को वो दे रहे थे कि ये तो जासूस भी हो सकती हैं। उसने अपने घर वालों को सख्ती से बताने से मना किया था और वो सरप्राइज देना चाहती थी, मगर कुदरत तो खुद उसे सरप्राइज करने वाली थी। हम अभी एकेडमी चलेंगे, सर ने इत्तला दी। ओके, वो उठ गई और चल दी। मगर उफ, ये मेरे गुर्दे शायद अभी तक पानी की कमी पूरी नहीं कर पाए।
मगर वो गुर्दे पर हाथ रखकर बुड़बुड़ाती हुई बड़ी, जो काफी दुख रहा था। रोहमा निशात साहिबा, जल्दी करें, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। शान उसे मुसलसल आवाजें दे रहा था। दरअसल आज एकेडमी का पूरा बैच उन्हें डिनर दे रहा था। रोहमा निशात को पहले तो तैयार होने में ज्यादा वक्त दरकार होता था, मगर अब अबाया की वजह से ये काम मिनटों में हो जाता। मगर नकाब को पिन अप करना उसके लिए हमेशा से मुश्किल काम बनता जा रहा था। डिनर शुरू हो चुका था। दरअसल यह डिनर सिर्फ शादी की वजह से नहीं, बल्कि उसके कबूल इस्लाम की खुशी में था। वो हेड चेयर पर बैठी थी। वो सभी उसके कबूल इस्लाम के मुतालिक सवालात कर रहे थे, जिसका वो बहुत खूबसूरती से जवाब दिए जा रही थी। ऐसी कौन सी चीज थी जिसने तुम्हें ये बावर कराया कि हिंदू मत एक सच्चा मजहब नहीं है? सवाल की इब्तिदा रमीज की तरफ से थी। दरअसल मुझे बचपन से ही बहुत सारे सवालात करने की आदत थी। मम्मा और पापा अक्सर मेरे सवालात से तंग आ जाते थे। कुछ सवालों के वो जवाब देते, मगर अक्सर सवालात के जवाब देने से वो कासिर होते। दरअसल मेरे सवालात की नोयत बहुत हैरान कुन होती थी। इस तरह मैं मुतमईन ना हो पाती और ये सवालात मुझे सोचने पर मजबूर किए रखते, और फिर इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करना मुझे ईसाईयत की राह से लाते हुए मुसलमान कर गए। वो किस तरह के सवालात होते थे? असगर ने सैलेड का टुकड़ा मुंह में डालते हुए पूछा। बचपन में ये सवालात कि आसमान बगैर किसी सुतून के किस तरह खड़ा है, जबकि छत तो नहीं खड़ी रह सकती, और ये किस वाले देवता ने किस तरह बनाया, और ये कि बारिश किस तरह होती है, और हर जगह बराबर पानी कैसे गिरता है, वगैरह वगैरह। वो नकाब के अंदर से खाते हुए बोली। तो इन तमाम सवालात के जवाब तुम्हें किस तरह और कैसे मिले? अली ने पूछा। एक दोस्त ने कुतुब दी थी जब मैं इंटर में थी। वो लड़की मुस्लिम थी। मैंने वो पढ़ी तो जाना कि ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला ने बनाए हैं, और ये कि अल्लाह ताला ने नरम बादल बनाए, यानी पैदा किए, जो एक दूसरे से टकराते हैं और तह दर तह एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, और यूं मींह बरसता है। मगर उसके बाद मैंने ईसाईयत पढ़ी थी। हाँ, तो ये किस तरह अंदाज़ा हुआ कि अब मज़हब बदलना है और हिंदू मज़हब तुम्हारे लिए नहीं है? तो ये सवाल उनके ही ग्रुप की लड़की आतिका ने किया। मैंने तमाम मज़ाहिब का तकाबली मुताला किया, जो था तो सरसरी तौर पर, मगर मैंने मुताला किया तो एक चीज़ ने मुझे हैरान कर दिया, और ये कि वो तमाम लोग जो अल्लाह ताला को भगवान या देवता को या फिर यीशु मसीह को मानते हैं, उनमें एक कदर यानी एक चीज़ मुश्तरक है, और वो जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर है। कोई जन्नत
जहन्नुम कहता है, कोई पैराडाइज, कोई तरका, हेल वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों में तलाश करते हैं। यानी सब अपने खुदा के बनाए हुए उसके सजाए हुए उसकी मुट्ठी में मौजूद जन्नत की तलाश में हैं। उसकी इबादत और रियाजत करते हैं। उन्हें तो अल्लाह की यानी अपने रब की तलाश नहीं है, वो बोल रही थी। उसके ख्यालात सबको अपना गिरेबान झांकने पर मजबूर कर रहे थे। वो सवालात यही थे कि उन्हें अल्लाह की तलाश की बजाय जन्नत की तलाश थी। मैंने तकरीबन सारे मज़ाहिब देख लिए। सभी लोग असल में अपने फ़िक्र में मसरूफ़ थे, अपनी ज़ात के आराम और सुकून के लिए मसरूफ़ अमल थे। तो फिर ये सवाल मुझे बेचैन कर गया, बेकरार कर गया कि इस दुनिया को बनाने वाले से मोहब्बत कहाँ है, और क्या हमें उसकी ज़ात की तलाश नहीं, उसका दीदार लाने की आरज़ू और ख्वाहिश नहीं? तो फिर मेरे लिए किसी एक मज़हब को जानना और मुताला करना ज़रूरी हो गया। तब मैंने अपनी बेचैनी और बेकरारी का जिक्र शारिया से किया। उसे ये तो ना बताया था कि वाकई मैं पहले से मज़हब पढ़ रही हूँ। उस वक्त उसने मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला कुरान गिफ्ट किया था, बल्कि उसने तो मुझे तिलावत भी सुनाई थी। वो जाने कहाँ खोई खोई बोल रही थी। फिर जन्नत और जहन्नुम का क्या कॉन्सेप्ट तुम्हें मिला और कहाँ से मिला, ये असगर ने पूछा। मैंने ये तो जान लिया कि कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी और सच्ची किताब है। ये सवाल कि जन्नत क्या है और जहन्नुम क्या है, हम सब तो सिर्फ जन्नत के लालची हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मगर अगर मोहब्बत का सिला ऐश और इशरत की ज़िंदगी है तो फिर ये कम है। यानी मुझे ये सवालात भी तंग कर रहे थे। तब मैंने जो इस हवाले से शारिया से भी डिस्कस किया था, वो तो खुद लाजवाब थी। फिर उसी ने मुझे एक आलिम से वक्त लेकर दिया और वहाँ गई, मगर शारिया की शहादत के 3 हफ्ते के बाद ही की तारीख थी। जब मैं वहाँ गई तो वो ख़वातीन और मर्द के एक बहुत बड़े मुज्तमा में बैठे थे। स्टेज पर उनके साथ एक खिदमत गुजार भी था। पर्दे का इंतहाई सख्ती से इंतज़ाम था। मैं ख़वातीन में बैठ गई। वो बहुत ही खुश अखलाक और नफीस इंसान थे, और वो वाहिद इंसान थे जो हर किसी के हर सवाल का जवाब बग़ैर किसी फ़िरका वारियत के का फ़लसफ़ा बताते हुए दे रहे थे। तो तुमने क्या सवाल किया? डिनर करते सभी अफराद ने उसको बड़े गौर से बात करते हुए सुन रहे थे। आतका ने तजस्सुस से पूछा। मैंने अपना तारुफ करवाया। वो बहुत मोहब्बत से मुझे मिले और बैठने का कहा। सब लोग उनसे सवालात कर रहे थे। आखिर में उन्होंने कहा कि किसी का कोई सवाल? मैंने हाथ खड़ा किया और सवाल किया कि जन्नत क्या है, जहन्नुम क्या है।
उन्होंने मेरे सवाल का जवाब ना दिया। मैंने दोबारा सवाल किया मगर वो ना बोले, बल्कि कहने लगे किसी का कोई सवाल। मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया और वो मुझे मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रहे थे। मैं समझी वो बस इस काबिल ही नहीं हैं कि मेरे सवाल का जवाब दें। आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं काफ़ी गुस्से से बोली। सारा मजमा मेरी जाने मुतवज्जे था। वो मुस्कुरा दिए और मेरी जानिब मुतवज्जे हुए कि अपना सवाल बताओ। मैंने फिर कहा, जन्नत क्या है और जहन्नुम क्या है? वो गोया हुए, जब मैंने तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं दी तो तुम ने जिस तकलीफ और जिस कैफियत से गुजरी वो तेरी जहन्नुम है, और अब जब मैं तुम्हें तवज्जो दे रहा हूँ और जो तुम्हें खुशी और राहत मिली है वो तेरी जन्नत है। अल्लाह ताला जब एराज बरतेंगे और मतवज्जा ना होंगे वो जहन्नम होगी, यानी उसे हर हाल में जहन्नम में तो जाना ही होगा। अस्तगफिरुल्लाह। और जिसकी तरफ मुतवज्जे होंगे वो राहत अल्लाह की निस्बत से मिलेगी, वो जन्नत होगी। अल्लाह का प्यार से देखना खाली ना जाएगा। जो राहत महसूस होगी वो मुजस्सम होगी, और जिनसे एराज बरतेगा वो गज़ब भी मुजस्सम होगा। वही उसकी जहन्नुम भी होगी, जहन्नुम ही होगी। दरअसल अल्लाह की रज़ा और उसका अज़ाब ही तो जन्नत और जहन्नुम है। जन्नत अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को मिलेगी और वो उसमें ऐश व इशरत करेंगे। अल्लाह की रज़ा यही है। सबसे बड़ा इनाम अल्लाह की रज़ा है और सबसे बड़ा अज़ाब अल्लाह की नाराज़ी है। वो खुद तो बड़े मज़े से खा रही थी, मगर बाकी सब किसी अनजानी सोच में गर्क थे। सीन बदलता है। मैंने वकील के ज़रिए भाई को इत्तला दे दी है कि पापा की वसीयत के मुताबिक जो प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दें। रोहमा निशात ने नाश्ते की मेज़ पर मौजूद घर के सभी अफराद को मतला किया। बेटा, इसकी क्या ज़रूरत है? तुम क्यों अब नए मसलों में पड़ती हो? छोड़ो, जाने दो। वैसे भी इतनी कोई ख़ास प्रॉपर्टी है नहीं, शान के बाबा ने कहा, और शान ने भी बड़ी बेजारी से उसे इस मसले से दूर रहने का मशवरा दिया। हाँ बेटा, तुम छोड़ो ये सब, ऐसे ही तुम सेल्फ मेड हो। प्रॉपर्टी तो तुम खुद ही बना लोगी, जाने दो उसे। मुनज़्ज़ा साहिबा ने रोहमा निशात के गिलास में जूस डालते हुए कहा। ये बात मुख्तलिफ है, ये हकीकत भी है कि प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को वरासत का हक दिया है, और मेरे पापा ने तो वसीयत में मेरे नाम प्रॉपर्टी की है। तो अब खुशकिस्मती से वो वसीयत मेरे पास है, तो मैं क्यों अपना हक ना लूँ? औरत को मर्द की बराबरी के हुकूक हासिल हैं, तो फिर मैं क्यों ना लूँ? वो अब सबको रज़ामंद कर रही थी।
बेटा, वो मुसलमान नहीं है। वो उस सब को क्यों कर समझेंगे और वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। और वैसे भी ये घर तुम्हारा है, अगर तुम चाहो तो हम ये तुम्हारे नाम कर देंगे। तैमूर हसन किसी भी तौर उससे एग्री ना हो रहे थे। अगर मैं आज आवाज़ बुलंद नहीं करूँगी तो फिर हमारे ख़ानदान में बहनों को जायदाद ना देने के लिए उन्हें घरों से निकाल देने का रिवाज बन जाएगा। और इस बुरे रिवाज की वजह से सिर्फ और सिर्फ मैं ही होंगी। मैं अच्छा इनकलाब लाना चाहती हूँ, बुरा नहीं। वो काफ़ी संजीदगी से बोल रही थी। तुम अच्छा इनकलाब लाओगी, मगर जान लो ये कि अच्छा इनकलाब तब आता है जब आपसे आपका सब कुछ छीन लिया जाए। शान उसे तंबीह कर रहा था। अंकल, आप मेरी मदद करेंगे क्या? वो तैमूर हसन से मुखातिब थी। आई विल इंशाल्लाह, वो बोले। शादी के बाद ये उनका दूसरा नाश्ता था। सर, आपने मुझे पिछले 1 हफ्ते से यहाँ बंद करके रखा है। मुझे आज़ाद करें। मैं अपने ख़ानदान से मिलने के लिए तड़प रही हूँ। शारिया इंतहाई गुस्से से तड़प कर बोली। ऑफिसर शारिया खातून, आपका यूं बचकर आ जाना हमारे लिए खुश आइंद है, मगर कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से अभी तक आप हमारी मेहमान हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप अपने प्यारों से मिलेंगी। सर सिकंदर मिर्ज़ा उसे समझा रहे थे। हम कोशिश कर रहे हैं और अगले 1 हफ्ते तक आपके वालिद को बुलवाएंगे। वो फिर बोले। क्या 1 हफ्ता और? मैं तंग आ गई हूँ। यहाँ से ज़्यादा तो मैं दुश्मन के मुल्क में आज़ाद थी। मैं तो न सांस ले पा रही हूँ यहाँ, न कुछ चैन मिल रहा है, न ही सुकून एक कमरे में बगैर मोबाइल टीवी के। मैं तंग आ गई हूँ। उसके सब्र का पैमाना लबरेज था। वो सर सिकंदर से बदतमीजी से बोली। देखें मिस शारिया, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस हमने आपको यहाँ रखा है। और रही बात टीवी की, तो तुम्हें यहाँ फराहम कर दिया जाएगा। मेजर मुस्तफ़ा उसे तसल्ली दे रहे थे। उसे एकेडमी से हेड क्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया था, मगर अभी तक उसे जासूस ही समझा जा रहा था। और अब उसे सीनियर ऑफिसर से मुलाकात के बाद रिपोर्ट क्लियर करार देने के बाद ही सामने लाया जा सकता था। और वो ऑफिसर अभी तक मुल्क से बाहर थे। उसे ख़ानदान से भी मिलने ना दिया जा रहा था, क्योंकि अभी मीडिया से ये बात दूर रखनी थी। वो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे और इस तरह दोनों को ही अपना हेड ऑफिस करीब पड़ता था, जहाँ वो तैयारे उड़ाते थे। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी यकसां थी, मगर सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा था। अदालत में केस चला और चूँकि सबूत रहमान निशात की जानिब से पूरे थे, इसलिए अगली ही पेशी में फ़ैसला सुना देने का हुक्म मिला था।
कल आखिरी फैसला होना था। रोहमा निशात की ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ चुके थे। सबसे पहले उसका हुलिया तब्दील हुआ। वो अबाया ले रही थी, नकाब भी करने लगी। उसकी शख्सियत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। वो लड़की जिसको मिस गज़ब नाक का टाइटल दिया गया था, वो नरम मिजाजी और खुश अखलाकी की वो मिसाल थी जो बजाते खुद बेमिसाल थी। शान की ज़िंदगी में पहली तब्दीली की वजह वही थी। उसका रिश्ता कुरान से मजबूत तर होता जा रहा था। ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी, जिसमें शारिया गुजरा हुआ कल बनने लगी थी। वक्त मरहम का काम करने लगा था, मगर तकदीर यहाँ भी अपने काम में पर मगन थी और एक बार फिर से एक बहुत बड़ा भूचाल आने को तैयार था। ये वो भूचाल था जो जख्मों पर मिर्चें छिड़कने का काम करने वाला था, क्योंकि याद रहे पिछले जख्म अभी तक मुंदमिल ना हुए थे। अभी मरहम की ज़रूरत उन्हें पड़नी थी। रोहमा साहिबा, अगर आप रेडी हो तो चलें। वो रेडी होकर खड़ा था। पर मजाल है जो रोहमा निशात साहिबा का नकाब वक्त पर पिनअप हो जाए। हाँ हाँ, बस आ गई। तुम्हें तो आदत है ना इमरजेंसी नाफिज करने की। अब कर्फ्यू ना लगा देना। आ गई। वो मुंह ज्यादा और हाथ कम चलाते हुए वहीं से बोली। सफ़ेद अबाया के साथ उसने सफ़ेद दुपट्टे से नकाब लिया हुआ था। कंधों पर मुनज़्ज़ा आंटी की दी हुई खूबसूरत ब्राउन शॉल थी, जिस पर खूबसूरत धागे का काम हुआ था। खूबसूरती का लफ्ज़ शायद उसके लिए कम था। और आंखें जो काफ़ी मोटी थीं, बग़ैर काजल और मेकअप के वो मासूम आंखें उसे परी करार दे रही थीं। चलें, वो अपने पर्स में मोबाइल रखते हुए नमूदार हुई। उसको देखकर नज़रें रुक गईं, या वक्त ये उसे मालूम ना हो सका। एक तो ये ट्रैफिक मजाल है, बंदा कहीं वक्त पर पहुंच सके। उसने हाथ हैंडल पर मारते हुए कहा। क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों करते हो? अभी खुल जाती है ट्रैफिक। वो उसके गुस्से से महजूज होकर बोला। वैसे बाय द वे, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था, मगर हिम्मत ना हुई। वो अब मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जे था। हाँ, पूछो। ऐसी भी तुमने कौन से राज की बात पूछनी है? वो चहक कर बोली। तुमने इस्लाम कबूल किया, जिसकी वजह शायद शारिया बनी। अब तुम पर्दा करती हो, जो दिन ब दिन सख्त से सख्त तर होता जा रहा है। शारिया तो नकाब नहीं लेती थी, वो तो सिर्फ हिजाब लेती थी, मगर फिर तुम क्यों? वो कदरे डर डर कर पूछ रहा था। तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? तुम बेलिस होते हो? वो सहम कर बोली। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि आखिर इस नकाब के पीछे तुम्हारी सोच क्या है? वो जोर से हॉर्न देकर बोला।
अगर तुम्हारे पास कोई कीमती हीरा हो तो तुम उसे कहाँ और किस तरह रखोगे? वो सवाल कर रही थी। यकीनन उसे संभाल कर सबसे छुपा कर रखूंगा ताकि उस पर किसी की नज़र ना पड़े। मगर तुम मेरे सवाल का तो जवाब दो। वो सवाल गंदुम और जवाब चना पर परेशान था। तुम उस हीरे को संभाल कर क्यों रखोगे? वो फिर सवाल कर बैठी। भाई वो हीरा है, कीमती है और कीमती चीजें हमेशा संभाल कर ही रखी जाती हैं। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? वो फिक्रमंद हुआ। तुम्हें पता है औरत असल में वो हीरा है जिसको छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कीमती चीज है, कीमती हीरा है, कीमती मोती है। और तुमने खुद ही तो कहा है कि कीमती चीजें छुपा कर रखी जानी चाहिए ताकि उन्हें बुरी नज़रों से बचाया जा सके। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोली, वाओ, तुमने तो मुझे लाजवाब कर दिया। शान काबिले तहसीन नज़रों से उसे देख रहा था। ओके, अब चलो, रोड क्लियर है। वो उसे सामने की जानिब मुतवज्जे करके बोली। तुम्हें क्या लगा तुम ये केस जीत जाओगी और मैं आसानी से हार मान लूंगा? वो दोनों बहन भाई अदालत के बाहर आमने सामने थे। वो मुसलसल बहन पर चिल्ला रहा था, चलो चलें, तुम उसके मुंह न लगो। शान ने उसका हाथ पकड़ा और वो चल दिए। याद रखो, तुम बच न पाओगी मुझसे, उसका भाई धाड़ रहा था। मुझे यकीन नहीं आता ये मेरा सगा भाई है, वो शान से कह रही थी। छोड़ो इसको, तुम खुश रहो, वो तुम्हें यूं ही तंग कर रहा है। शान उसकी परेशानी कम कर रहा था। हाँ, मैं खुश हूँ, मगर इसलिए नहीं कि मुझे प्रॉपर्टी मिल गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि आज के बाद कोई भाई किसी बहन का हक खाने से पहले सोचेगा ज़रूर। वो अभी तक गुस्से में थी। अच्छा भाई, चलो, तुम यहाँ बिल्कुल माजरत। अच्छा भाई, चलो, तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं गाड़ी निकाल कर लाता हूँ। शान ये कहकर चल दिया। वो बेंच पर बैठ गई और मुन्नज़ा आंटी को फ़ोन पर केस के मुतालिक बता रही थी। पहला फायर, दूसरा फायर और तीसरा फायर। फिजा में 3 यके बाद दीगरे फायर होने वाली फायरिंग की आवाज़ अजीब सा इर्तियाश पैदा कर गई। हवा रुक सी गई, फिजा खामोश तमाशाई बनी रह गई। परिंदे डर कर अपने अपने आशियानों से निकल आए। सांस लेना दुश्वार होता गया, फिर सांस की डोर टूट गई। आज़ादी मिल गई। जन्नत में शायद अब उसके इस्तकबाल की तैयारियां हो चुकी थी। कब्र की आगोश शायद उसको पा लेने, समा लेने के लिए बेकरार सी नजात देने वाली थी। मगर ये तीर जुदाई किसी के सीने को एक बार फिर से ठा करके चीर गया। शान ने मुड़कर देखा। लम्हे को लगा जैसे टांगों ने उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया है, मगर फिर लम्हे भर को उसे बचा लेने की उम्मीद ने उसमें बिजली भर दी। वो भागकर उसके पास आया, मगर सब खत्म था। उसके हिलते हुए होंठ
अब बंद हो चुके थे। सब खत्म था। तो सिर्फ सफ़ेद कफन में लिपटी खून आलूद लाल लाश जो ढेर की शक्ल में पड़ी हुई थी। सफ़ेद नूरानी चेहरा नूर का हाला बन चुका था। आंखें आसमान की जानिब रुकी खुली हुई थीं। उसका मोबाइल कहीं नहीं था। हवा में उड़कर मोबाइल सड़क के उस पार चला गया था। इर्द गिर्द से लोग उसके पास इकट्ठे हो रहे थे। वो सिर्फ चीख रहा था, रोहमा रोहमा, बीबो, रोहमा, मेरे बीबन, मेरे बीबन। हर सोगवारियत थी। उसकी सफ़ेद शर्ट भी अब लाल हो चुकी थी। कातिल गिरफ्तार हो चुका था और उसका बयान मीडिया वाले बार बार दिखा रहे थे, जो गैरत के नाम पर बहन को अदालत के अहाते में कत्ल कर देने से मुतल्लिक था। वल्लाह आलम, अगर दौलत के लालच में आकर कोई भाई बहन को कत्ल करेगा तो वो गैरत की किस कैटेगरी में शामिल होगा। मगर रोहमा निशात, उसके सगे भाई ने पैदर पे कनपटी पर 3 फायर करके कत्ल कर दिया, और वो भी इंसाफ के रखवालों की आगोश में। नाइंसाफ़ी की तारीख रकम हो रही थी। सबको मुतमईन करने के लिए पुलिस और मीडिया के तज्जिया निगार बल्कि खुद साख्ता तज्जिया काफ़ी थे। भाई ने गैरत के नाम पर बहन का कत्ल कर दिया। जाने क्यों अब कान ये सुनने को तरस रहे कि बहन भी भाई को गैरत के नाम पर कत्ल करे। शान ने जूं ही सड़क क्रॉस करके सर, मैं आपके हर सवाल का बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे रही हूँ। इस कमरे में रह रहकर मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई है। शारिया बस किसी भी तरह वहाँ से निकलना चाह रही थी। ओके शारिया, मैं आज ही डॉक्टर को बुलवा देता हूँ, आप चेकअप करवा लें, मगर कुछ दिन तो और आपको सब्र करना ही पड़ेगा। मेजर मुस्तफ़ा उसे तसल्ली दे रहा था। सर, आप मेरी मुलाकात मेरी फैमिली से करवा दें प्लीज़, वो बेचारगी से बोली। ये अभी मुमकिन नहीं है। आपके वालिद से मुलाकात इस हफ्ते के आखिर तक करवाई जा सकती है। मेजर मुस्तफ़ा उसे समझा रहे थे। सर, मैं इन तफ्तीशी ऑफिसर के सवालात से तंग आ गई हूँ। इनके रोज़ वही एक जैसे सवालात मुझे पागल कर देंगे। वो अब रो रही थी। मैं कुछ करता हूँ कि जल्द ही आपको घर जाना नसीब हो। मेजर मुस्तफ़ा ये कहकर चल दिए और वो घुटनों में सर दिए बेबसी पे रोती रही। सामईन मोहतरम, ये थी हमारे नावल पंछी की किस्त नंबर 19 की यानी इसको हम मेगा एपिसोड कह सकते हैं, डबल एपिसोड कह सकते हैं, मेगा एपिसोड कह सकते हैं। उम्मीद है आपको ये किस्त सुनकर, आज की ये वीडियो देखकर, ये किस्त सुनकर आपको खुशी हुई होगी, और इसका आपने हमें इजहार कमेंट की सूरत में ज़रूर करना है।
मैं आपसे बार बार इल्तिमास करती हूँ कि आप जो मुझे सेपरेटली अलग अलग मुझे मेरे इमो पे मुझे कह रहे होते हैं, मुझे मैसेंजर्स पे मैसेजेस दे रहे होते हैं, कॉल्स पर मुझे तारीफ़ कर रहे होते हैं, कभी मेरे हमारे इस नावल की कभी राइटर की तारीफ़ कर रहे होते हैं, कभी मेरे अंदाज़े बयां की तारीफ़ कर रहे होते हैं। अगरचे मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती, लेकिन आप इन तमाम चीज़ों की तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि आप ये तमाम तारीफ़ें हमें कमेंट की सूरत में करेंगे। कुछ भी आप हमें इसके बारे में आगाह करें, कोई भी कमेंट दें, आप हर सूरत में कमेंट कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि सिर्फ तारीफ़ की सूरत में करें। आप जो भी आपने बात करनी है इस नावल के मुतालिक, हमारे चैनल के मुतालिक या इस नावल के मुतालिक ख़ास तौर पर, तो आप बराए मेहरबानी आपसे मैं बार बार गुजारिश करूँगी कि आप कमेंट में कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, इसके कमेंट बॉक्स में किया करें। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अब के बार आप मेरी इस गुजारिश पर अमल करेंगे, और अगर आप मुनासिब समझें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम एक साथ आप तक बर वक्त पहुँचेंगे। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आइंदा भी जो हम एक साथ अपलोड करें, नशर करें, वो इसी सूरत में करें, मेगा एपिसोड की सूरत में। इसके साथ ही राबिया इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।